जय हिंद बच्चों। जो है आज हम बात करने वाले हैं त्रिपक्षीय समझौता के बारे में। किसके बारे में? तो आज हम देखते हैं क्या त्रिपक्षीय समझौता। त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये कब से कब तक चलता है? तो यह जो है हम देखेंगे तो ये चलता है जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक चलता है ये त्रिपक्षीय जो है संघर्ष। तो जैसे आप देखते होंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, तो त्रिपक्षीय संघर्ष अगर देखोगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है होता किसके किसके बीच में है। तो अगर आप ये भारत का नक्शा देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे राष्ट्रकूट। जो है कौन मिलेंगे? राष्ट्रकूट मिलेंगे, जो है राष्ट्रकूट वंश मिलेंगे। फिर आप अगर इधर बंगाल में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन? जो है पाल वंश। कौन मिलेगा? पाल वंश। तो यहाँ पर अगर आप जो है बंगाल साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाल वंश। फिर अगर आप इसके ऊपर देखोगे यहाँ पर जो है राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, गुजरात थोड़ा सा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रतिहार वंश। तो ये तीन मिलेंगी। इन तीनों के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो संघर्ष होता किस लिए है? संघर्ष होता है तो किसी न किसी चीज़ के लिए ही तो हो रहा होगा संघर्ष। तो संघर्ष किस चीज़ के लिए हो रहा है? तो संघर्ष अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? कन्नौज मिलेगा। इस कन्नौज के लिए ये क्या करते थे? संघर्ष करते थे। तो फिर आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए? कि आखिरकार ये कन्नौज के लिए ही क्यों लड़ रहे हैं? अरे भाई जो है अगर ये कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई इसका महत्व होगा, कोई ना कोई इसका कारण होगा, इसीलिए तो अगर आप देखोगे तो कन्नौज किस तरह महत्वपूर्ण है। अगर आप कन्नौज को देखोगी, अगर यहाँ बंगाल से हमें जो है, यहाँ बंगाल से अगर हमें जानना है जो है स्थल मार्ग से, तो अगर हम बंगाल से जाएंगे तो एक प्रकार से ये क्या जो है ट्रेड के रूप में यहाँ से क्या पड़ रहा है? बीच रास्ते में पड़ रहा है, जहाँ से हम ऐसे जा सकते हैं कहाँ तक? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक जा सकते हैं। फिर अगर हम इसे नीचे और ऊपर जो है उत्तर और दक्षिण में देखें तब भी ये कहाँ पड़ रहा है? मध्य में पड़ रहा है। तब भी ये कहाँ पड़ रहा है? मध्य में पड़ रहा है। अगर हमें इधर से इधर जाना है तो भी ये कहाँ पड़ रहा है? मध्य में पड़ रहा है। इसलिए कन्नौज क्या हो रहा है? जो है महत्वपूर्ण हो रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पर जो है हर्षवर्धन का काल था, किसका? जो है हर्षवर्धन का काम जो है काल था। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? इसको क्या बनाए थे? इसको जो है पूर्वी को जो है जो यहाँ पर पूर्व के राज्य है इसको कंट्रोल करने के लिए ये कन्नौज को क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे। तो जिससे ये कन्नौज क्या हो गया था? डेवलप हो गया था। तो अगर डेवलप हो गया है तो ये जिसके कंट्रोल में होगा उसके लिए क्या होगा? फायदे की बात होगी। फिर अगर आप कन्नौज को देखोगी तो कन्नौज एक अच्छी भूमि थी। तो अच्छी भूमि थी तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर से जो है ट्रेड भी ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ से व्यापार ज़्यादा होगा तो क्या जो है उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अगर वो पैसा मिलेगा तो क्या वो राज्य मजबूत होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर वो राज्य मजबूत होगा तो इसके लिए जो है लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? तो लड़ेंगे। तो कन्नौज इसलिए क्या था? महत्वपूर्ण था। तो इसमें कौन लड़ रहे थे? ये तीन लड़ रहे थे। इधर से अगर आप देखोगे तो प्रतिहार, नीचे से देखोगे तो राष्ट्रकूट, इधर से देखोगे तो पाल वंश। तो देखिए इसमें होता कैसे था? अगर आप इन तीनों में ये देखोगे तो इसमें से जो है कौन सबसे जबर है? मतलब अगर कोई मजबूत तो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आपको ये राष्ट्रकूट दिख रहा है ये पहले नंबर पे आता है, ये सबसे जबरा होता है। ये प्रतिहार, ये राजपूत लोग हैं जो है प्रतिहार, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। और जो ये पाल वंश है ये जो है किस नंबर पे आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है। तो वो जो है आप इसमें खुद ही जान सकते हैं। तो इसमें जबर कौन है? राष्ट्रकूट है। तो जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर कौन हमला करता है? जो है पाल करता है। तो जब पाल करता है तो प्रतिहार जो है पाल से छीन लेता है। तो जब प्रतिहार पाल से छीन लेता है तो ये राष्ट्रकूट क्या करता है? इनसे छीन लेता है। तो ये हो गया क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। अगर आप त्रिपक्षीय संघर्ष में देखोगे तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तब जब ये आपस में आप लड़ोगे तो आपका जो है हानि भी होगा या नहीं होगा? होगा। अगर आपका हानि होगा, नुकसान होगा तो राज्य कमज़ोर होगा। तो अगर आप त्रिपक्षीय संघर्ष में देखोगे
तो जो है आप क्या पढ़ते हो, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कितने दिन तक चलता है, जो है 2-2.5 वर्ष तक, अरे जो है 200 या 250 वर्ष तक चलता है, 300 वर्ष तक। तो अगर आप देखोगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 100 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक चलता है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद ही क्या हो जाता है, जो है ये हो जाता है टूपक्षीय, जो है 2 पक्षीय संघर्ष हो जाता है। क्योंकि ये बाद में क्या होता है, बाद में पाल वंश हार जाता है, प्रतिहार टूट जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो है 100 वर्ष तक चलता है। उसके बाद क्या होता है, 2 ही बचते हैं। तो इससे क्या होता है, ये केवल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे जैसे अगर कोई त्रिपक्षीय संघर्ष अगर वो पढ़ा है तो उससे जाके पूछ लो कि जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कब तक चला, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने दिन तक रहा, तो वह कहेगा कितने दिन तक रहा। इसका क्या मतलब है, तो आप देखिए यहाँ पर एक 100 साल तक ही, क्योंकि बाद में पाल वंश कमज़ोर पड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्रतिहार और जो है प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है बचते हैं। तो जब प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है बचते हैं तो इस पे किसका हमला होगा, 2 ही। तो ये बाद में क्या हो जाता है, 2 पक्षीय संघर्ष हो जाता है। तो फिर यहाँ पर अगर आप प्रतिहार देखोगी तो इसका सबसे बुरा असर किस पे पड़ता है, प्रतिहार वंश पे पड़ता है। तो प्रतिहार जो है 5 में टूट जाता है, प्रतिहार छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। जब ये प्रतिहार टूटता है तो यहाँ से आप देखोगे तो सोलंकी निकलता है, सोलंकी वंश निकलता है, चौहान वंश निकलता है, यहाँ से जो है तोमर वंश निकलता है। क्या निकलता है, तोमर वंश निकलता है। जब ये प्रतिहार टूटता है तो यहाँ से बहुत सारे वंश निकल आते हैं, छोटे छोटों में टूट जाती है। तो हम इसका आज पहला देखते हैं, क्या जो है पाल वंश के बारे में। किसके बारे में आज हम देख रहे हैं, तो पाल वंश के बारे में देखते हैं। तो हम अगर पाल वंश के बारे में देखेंगे, यहाँ पर अगर हम पाल वंश के बारे में देखेंगे, किसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, तो पाल वंश के बारे में। हम यहाँ पर अब किसके बारे में देखेंगे, पाल वंश के बारे में। तो हम पाल वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं इस समय क्या हुआ था। इस समय तो अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं हर्षवर्धन के काल की। तो हर्षवर्धन के काल की हम बात करेंगे। तो जब हर्षवर्धन का काल था तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, जो है कन्नौज को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी या नहीं बनाई थी, तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आप देखोगे तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, जो ये बंगाल है, बंगाल को क्या किया था, जीता था। तो हर्षवर्धन ने बंगाल को जीत लिया था। तो जब हर्षवर्धन ने बंगाल को जीत लिया था तो फिर जो है हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है, जब जो है आगे चल के हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि ये जो है हर्षवर्धन यहाँ पर है कन्नौज और वो बंगाल, तो जो है ये क्या है, दूरी है, तो उससे जो है उतना अच्छा नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। तब जैसे जैसे यहाँ से इनका नियंत्रण कमज़ोर जो है पड़ना शुरू हुआ, तो आप ऊपर देखोगे तो आपको मिलेगा असम। क्या मिलेगा, असम मिलेगा। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो है असम मिलेगा। तो असम में आप देखोगे तो आपको एक मिलेंगे कौन, जो है भास्कर वर्मन मिलेंगे। कौन मिलेंगे, तो आपको ऊपर मिलेंगे कौन, भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन की अगर हम बात करें तो भास्कर वर्मन क्या करते हैं, बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। तो बाद में जब ये बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर कुछ दिन तक तो इनके कब्जे में बंगाल रहा। फिर उसके बाद आप कश्मीर देखोगी तो कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया, इन पर जो है आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तो उससे क्या हुआ, भास्कर वर्मन पीछे हट गए। क्योंकि जो कश्मीर से किया ये क्या था, जो है एक मजबूत जो है डायनेस्टी थी। तो फिर ये कश्मीर कहाँ और बंगाल कहाँ, तो ये जो है लौट गया वापस। तब जब वापस लौट गया तो ये बंगाल खाली पड़ा। तो बंगाल के जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें एक क्या करना चाहिए, अपना एक राजा चुनना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, तो एक आपको व्यक्ति मिलता है, उसका नाम होता है क्या, उस व्यक्ति का नाम होता है गोपाल। क्या मिलता है, गोपाल। तो ये लोग क्या करते हैं, गोपाल को बंगाल का राजा बनाते हैं। तो जब ये गोपाल को बंगाल का राजा बनाते हैं, गोपाल को, तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये गोपाल जब राजा बनता है तो ये किस वंश की स्थापना करता है, ये पाल वंश की स्थापना करता है। पाल वंश की स्थापना करता है। एक जो है गोपाल क्या करता है, जो है पाल वंश की स्थापना करता है। तो गोपाल जब पाल वंश की स्थापना कर देता है, गोपाल किसकी करता है, पाल वंश की स्थापना। गोपाल के बारे में अगर आप देखोगे तो गोपाल क्या करता है, गोपाल ज़्यादा जीत नहीं पाता। तो गोपाल केवल क्या करता है, जो है बंगाल तो इसका है ही,
जो है बंगाल तो इसका है ही, तो ये क्या करता है बिहार को भी जीतता है। क्या करता है बिहार को, यानी क्या है बिहार, तो कन्नौज पड़ता है यूपी में। इसका मतलब ये क्या किया, ये यूपी को वही नहीं जो है अभी नहीं जीत पाया है। फिर ये हो गया गोपाल, गोपाल के पास क्या है बंगाल और बिहार है। तो गोपाल के बाद अब हम देखते हैं पाल वंश में कौन आता है। तो गोपाल के बाद अगर अब हम देखेंगे पाल वंश के बारे में, तो इसके बाद आते हैं कौन, धर्मपाल आते हैं। कौन आते हैं, धर्मपाल आते हैं। तो धर्मपाल आते हैं, तो अगर हम धर्मपाल को देखेंगे इनका टाइम, तो ये जो है 770 से लेकर 810 तक रहते हैं। तो धर्मपाल की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये बंगाल और बिहार इनके पास है ही, बंगाल और बिहार इनके पास है या नहीं है, तो बंगाल और बिहार तो इनके पास है ही। फिर आप देखोगे तो ये क्या करते हैं, यूपी में कन्नौज को भी जीतते हैं, कन्नौज को भी जीते हैं, लेकिन ये प्रथम चरण में नहीं जीत पाते, मतलब जो है पहली बार में नहीं जीत पाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये पहली बार में जीतने जाते हैं, पहली बार में ये क्या करते हैं, कन्नौज को जीतते हैं। तो जब ये कन्नौज को जीतते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रतिहार वंश मिलेगा। कौन वंश, प्रतिहार मिलेगा। तो प्रतिहार क्या करता है, प्रतिहार में आपको एक मिलेंगे जो है वत्सराज। वत्सराज क्या करते हैं, जो वत्सराज थे ये क्या करते हैं, आक्रमण करके कन्नौज को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। कन्नौज को जब छीन लेते हैं तो वत्सराज छीन ले, तो आप देखोगे तो नीचे में आपको कौन मिलेंगे, राष्ट्रकूट मिलेंगे। राष्ट्रकूट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो नीचे में आपको राष्ट्रकूट मिलेंगे। तो अगर आप नीचे में राष्ट्रकूट को देखोगे, नीचे में आपको राष्ट्रकूट मिलेंगे। तो जब आपको नीचे में राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट के थे वो जो है उन्होंने आक्रमण करके क्या करते हैं, वत्सराज को हरा के इसे छीन लेते हैं। लेकिन बाद में ये वत्सराज जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब वत्सराज मर जाता है, फिर ये जो है क्या होता है, जब राष्ट्रकूट ऊपर आता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा राष्ट्रकूट। तो जब राष्ट्रकूट कन्नौज पर जाता है तो जो नीचे के छोटे छोटे थे ये क्या करते थे, इसके राज्य पर आक्रमण करने लगते, इसलिए राष्ट्रकूट यहाँ पर लौट आया। तो इसलिए क्या करता है धर्मपाल, दूसरे चरण में क्या करता है, कन्नौज को जीतता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो धर्मपाल क्या करता है, धर्मपाल जो है क्या करता है, ये बौद्धों का था। तो ये क्या करता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाता है। क्या बनाता है, जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये करता है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं धर्मपाल हो गया, तो धर्मपाल क्या करता है, तो जो है आपको मिलेगा एक सोमपुरी बिहार। ये कहाँ पर है, सोमपुरी बिहार का निर्माण कराता है। ये कहाँ पर है, तो ये बंगाल में है। ये हो गया धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल के बारे में देखोगे तो अब आपको मिलेंगे कौन, देवपाल। कौन मिलेंगे पाल वंश में, देवपाल। तो देवपाल ही क्या थे, एक जो है मजबूत शासक थे। कौन थे, देवपाल। अब हम बात करते हैं देवपाल। तो देवपाल कब से कब तक रहेंगे, जो है 810 से लेकर ये जो है 850 तक रहते हैं देवपाल। तो देवपाल एक क्या थे, ये एक जो है ताकतवर शासक थे। क्या थे, तो ताकतवर शासक थे। देवपाल की अगर हम बात करें, देवपाल की, तो देवपाल जो थे, देवपाल एक ताकतवर थे। तो देवपाल अगर ये ताकतवर थे तो ये क्या करते हैं, ये अगर आप पूरब में देखोगे तो ये असम और उड़ीसा को जीतते हैं। किसको जीतते हैं, तो ये असम को जीतते हैं, उड़ीसा को भी जीतते हैं। तो ये एक ऐसे शासक थे, तो इनके जो है हाथ से कन्नौज गया नहीं, क्योंकि जब धर्मपाल जीता तो उसके हाथ से कन्नौज को छीन लिया गया। वत्सराज जी ने क्या किया, छीन लिया था, लेकिन इनके हाथ से कन्नौज को कोई छीन नहीं पाया जब तक ये थे। फिर इनके बाद जो राजा आते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है कमज़ोर होते हैं। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, पाल वंश धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। इनके बाद आते हैं कौन, जो इनके बाद राजा बनते हैं विग्रहपाल। इनकी कोई उपलब्धि नहीं। विग्रहपाल के बाद आप देखोगे तो नारायण पाल मिलेंगे। कौन, जो है नारायण पाल की देखोगे तो इनकी भी कोई उपलब्धि नहीं है। नारायण पाल के बाद आएंगे जो है महिपाल। कौन आएंगे, महिपाल। तो महिपाल की भी देखोगे कोई उपलब्धि नहीं। और अंतिम राजा आते हैं रामपाल। कौन आते हैं, रामपाल आते हैं। तो ये हो गया जो है, ये हो गया हमारा जो है पाल वंश के बारे में। अब जो है अभी हमारे पास जो है समय भी है, तो हम इसी वक्त जो है प्रतिहार वंश को भी देख लेते, क्योंकि जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसी वक्त हम क्या देख ले हैं, जो है देख ले रहे हैं प्रतिहार वंश को। किसके बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में। प्रतिहार वंश के बारे में इसी वक्त देख लेते हैं। तो प्रतिहार वंश आपको कहाँ जो है मिलेगा, तो आपको हमने बताया जो है
राजस्थान में भी मिलेगा, राजस्थान, ये इधर मध्य प्रदेश एमपी में देखोगे, और आपको मिलेगा गुजरात की साइड भी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जो है प्रतिहार वंश मिलता है। तो प्रतिहार वंश में अगर आप पहला शासक देखोगे तो आते हैं नागभट्ट प्रथम। कौन आते हैं? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम कब से कब तक रहते हैं? ये 730 से लेकर 760 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? जो है 760 तक रहते हैं, इनका ये टाइम पीरियड है। तो नागभट्ट प्रथम का कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। नागभट्ट प्रथम की अगर हम बात करें तो ये नागभट्ट प्रथम में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भारत हो गया, तो यहाँ पर आ गए थे जो है अरब आक्रमणकारी, यहीं सिंध की उस पार थे। तो ये नागभट्ट प्रथम क्या करते हैं, इन जो है अरबों के आक्रमण को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये हो गया नागभट्ट प्रथम के बारे में। फिर हम देखते हैं जो है दूसरे शासक के बारे में। इसके बाद कौन आता है, शासक बनता है। तो इसके बाद आप देखोगे तो वत्सराज आते हैं। कौन? वत्सराज। कौन आते हैं? वत्सराज आते हैं। तो वत्सराज के बारे में हमने आपको भी बताया। तो वत्सराज क्या करते हैं, ये 780 से रहते हैं। कब तक रहते हैं? 780 से लेकर 800 तक रहते हैं वत्सराज। तो वत्सराज क्या करते हैं, जो है कन्नौज पर क्या करते हैं, जो है कब्जा करते हैं। लेकिन बाद में आके जो है कौन, जो है बाद में ये कन्नौज इनके हाथ से कहा जो है चला जाता है, और धर्मपाल क्या करता है, फिर से जो है धर्मपाल क्या करते हैं, जीत लेते हैं। ये हो गया इनके बारे में। फिर आप देखोगे तो नागभट्ट द्वितीय आते हैं। इसमें कौन आते हैं? नागभट्ट द्वितीय। इसमें कौन आते हैं फिर? नागभट्ट द्वितीय। देखिए जो है नाम आपको जो है एक जैसा ही मिलेगा, इसलिए क्या लगाना पड़ता है, जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लगाना पड़ता है। तो नागभट्ट सेकेंड की बात करें, द्वितीय की बात करें, तो नागभट्ट द्वितीय आते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो नागभट्ट द्वितीय इनको क्या करता है, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय आपको मिलेंगे। गोविंद तृतीय क्या करते हैं, ये जो है कौन है, राष्ट्रकूट है। तो राष्ट्रकूट वंश के थे। तो गोविंद तृतीय इन्हें क्या करते हैं, आते हैं, पीटते हैं, पाटते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया जब ये यहाँ से छोड़कर ऊपर आते थे कन्नौज के पास, तो नीचे छोटी छोटी राज्य क्या करते थे, इनके राज्य पर हमला करते थे। इसलिए क्या करते हैं, कन्नौज दूर था, इसलिए ये क्या किया करते थे, जो है वापस लौटाया करते थे। ये हो गया नागभट्ट द्वितीय के बारे में। फिर हम देखेंगे मिहिर भोज। कौन आते हैं? मिहिर भोज। इसके बाद आते हैं कौन, मिहिर भोज। कौन आते हैं? मिहिर भोज। मिहिर भोज आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? मिहिर भोज आते हैं। तो मिहिर भोज को अगर हम देखेंगे, मिहिर भोज को अगर हम देखेंगे तो मिहिर भोज के अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो ये कब से कब तक रहेंगे, ये जो है 836 से रहते हैं। कब तक रहते हैं? 836 से लेकर ये 885 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 885 तक रहते हैं। ये मिहिर भोज का टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पर आप देखते हो तो मिहिर भोज को क्या करता है, जो देवपाल, आपको हमने बताया नहीं, देवपाल। देवपाल कौन है, हमने आपको बताया, ये जो है ये पाल वंश के हैं। देवपाल इन्हें क्या करते हैं, जो है हरा देते हैं। फिर आप देखोगे इन्हें जो है राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव 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 द्वितीय होते हैं, द्वितीय ध्रुव द्वितीय जो होते हैं, ध्रुव द्वितीय भी इन्हें हरा देते हैं। फिर आप देखोगे तो ये कन्नौज, ये मिहिर भोज क्या करते हैं, ये कन्नौज के नाम को बदल देते हैं। और कन्नौज के नाम को ये बदलने के बाद इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम बदलने के बाद ये रख देते हैं महोदया। क्या रख देते हैं? महोदया नाम रख देते हैं। ये मिहिर भोज जो है मिहिर भोज हो गए। इनके बाद कौन देखोगे, महेंद्रपाल। कौन आते हैं? महेंद्रपाल। इनके बाद आते हैं कौन, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल इनको अगर हम देखेंगे तो ये 800 जो है 885 से रहेंगे। कब से रहेंगे? 885 से लेकर 910 तक रहते हैं। ये इनका टाइम पीरियड हो गया। तो महेंद्रपाल को देखोगे तो ये जो है एक ताकतवर थे। ये क्या थे? ये एक ताकतवर राजा थे। लेकिन आप देखोगे तो ये क्या करते हैं, ये बंगाल और कश्मीर पर भी क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। तो बंगाल और कश्मीर पर जब ये कब्जा करते हैं, फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये दरबार में विद्वानों को भी रखा करते थे। ये क्या करते थे, इनके दरबार में क्या रहते थे, विद्वान भी रहा करते थे। इनके दरबार में विद्वान भी रहा करते। ये हो गया जो है महेंद्रपाल की। जो है अब एक दो और बचे हैं, उनको देख लेता हूँ बस। फिर इसके बाद आते हैं महीपाल। कौन आते हैं? महीपाल।
महिपाल आते हैं, इनको आप देखोगे तो ये 913 से लेकर 944 तक रहते हैं। 913 से लेकर 944 तक महिपाल रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है इंद्र तृतीय इन पर आक्रमण करता है और इन्हें जो है हराता है। महिपाल हो गया। इसके बाद आप देखोगे कौन आते हैं, राज्यपाल आते हैं। कौन आते हैं, राजपाला। तो राज्यपाला की अगर बात करोगे, ये ना एकदम कमज़ोर थी। ये प्रतिहार वंश की एकदम कमज़ोर राजा थी। जब ये राज्यपाला थे, जब उधर से महमूद गजनवी आक्रमण किया था, तो ये क्या किए थे, ये कन्नौज छोड़कर ही भाग गए थे। तो आप समझ ही सकते हो ये कितने कमज़ोर राजा हो गए थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो है हमने आज क्या देखा, जो है हमने आज देख लिया जो है पाल वंश, उसके बाद जो है प्रतिहार वंश। तो जो है हम कल देखेंगे जो है राष्ट्रकूट वंश। हमारा क्या बच रहा है, राष्ट्रकूट वंश बच रहा है। तो कल हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश को। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो है आपको जितना बताया हुआ है जो है आपको समझ में आया होगा। तो हम जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।